नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। नमस्कार है सभी लोगों को। सभी भाइयों का एवं बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली राजस्थान की स्टेट की तरफ से, बेसिकली इंडिया देश, इंडिया कंट्री के राजस्थान स्टेट से जूनियर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, उसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या है वो 600 से ज़्यादा है। 650 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपके इंडिया देश के राजस्थान स्टेट से निकली है, जो कि रहेगी जूनियर इंस्ट्रक्टर। अब ये जूनियर इंस्ट्रक्टर भी इनको तरह तरह के पोस्टों पर चाहिए, जिसके लिए नोटिफिकेशन RSSB द्वारा आ चुका है वेबसाइट पर। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आप लोगों को, आप इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, किसी भी यूटी, किसी भी राज्य, किसी भी गली मोहल्ले चौराहे ब्लॉक कॉलोनी, किसी भी जगह से पूरे इंडिया देश में इस वैकेंसी पर आप लोग एलिजिबल हो। अभी करेंटली क्या है, राजस्थान के एसएसबी द्वारा, जयपुर द्वारा आपके 4 से 7 ऐसे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसके ऊपर वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और वैकेंसियों की संख्या आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको वैकेंसी अभी दिखाने वाला हूँ। तो एक साथ काफ़ी रिक्रूटमेंट आए हैं बिहार, सॉरी, राजस्थान स्टेट में। अब देखिए, मेरे से पता है, कई बार बिहार निकल आता है, मैं कई बार बिहार बोल रहा हूँ। इसका कारण सिंपल है कि भाई बिहार में काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, इस वजह से काफ़ी बार बिहार बिहार शब्द आ रहा है। हालांकि राजस्थान में अब ये वैकेंसी है जो आप लोगों की इस वीडियो में रहेगी, तो ऐसा ना सोचे कि बिहार राजस्थान की वैकेंसी है। ठीक है, हाँ, तो अभी बिहार शब्द इसलिए आ रहा है कि बिहार स्टेट में काफ़ी वैकेंसी लोगों को देखने को मिल रही है। अभी टीचर रिक्रूटमेंट तो चल ही रहा है, फिर उनके बाद उनका जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इन सारे पोस्टों पर भी रिक्रूटमेंट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो टीचिंग वैकेंसी ही दे रहे हैं, वो ऑल दूसरे स्टाफों में भी उनकी रिक्रूटमेंट आ रही है। हालांकि टीचिंग फील्ड में उनकी वैकेंसी ज़्यादा आ रही है बिहार स्टेट में। तो मैं आप लोगों को इसमें यही बता रहा था कि भाई राजस्थान स्टेट में एसएसबी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वहाँ का, उनके द्वारा, जो कि जयपुर से ऑपरेट करता है, पूरे स्टेट में रिक्रूटमेंट निकाल के वैकेंसियाँ देता है लोगों की, जो वैकेंसी निकलवा के एग्ज़ाम करा के रिक्रूट करके लोगों को जॉब देता है पूरे एरिया के अंदर। इस तरीके से वो लोग करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो राजस्थान स्टेट के एसएसबी जयपुर से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर 650 से भी ज़्यादा लोगों की जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी। अब ये पोस्ट क्या है भाई, जूनियर इंस्ट्रक्टर, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी हमें मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई एग्ज़ाम होगा क्या, अगर होता है तो उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या काम करना होगा हमें, मतलब फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो इस रिक्रूटमेंट का 90 to 80% आप लोग समझ जाओगे। बाकी तो बस तैयारी करनी होगी और रिक्रूटमेंट लेकर बस ले लेनी है, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग। स्टेट गवर्नमेंट, इसमें आप लोगों को राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब देगी, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी देगी। ठीक है, अब बात यह है कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल हैं। अभी तक जो इसके अंदर एसएसबी के बाकी रिक्रूटमेंट आए हैं, उसमें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑल इंडिया एलिजिबल, ऑल इंडिया एलिजिबल, अदर स्टेट जनरल से बाकी सारे स्टेट वाले SC ST जो भी इनके रिजर्वेशन चलते हैं वो उनको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं पता तो बता दूँ, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उनमें ज़्यादातर यही रहता है कि भाई वो लोग जनरल से आपको लेते हैं, दूसरे स्टेट वालों को, और अपने स्टेट के लोगों को वो अपने अपने कैटेगरी वाइज रिक्रूट कर लेते हैं। ये उनका प्रोसेस चलता है। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान में फॉलो हो रहा है, ये बिहार, कर्नाटका, केरला, असम हर जगह फॉलो हो रहा है, बल्कि इनको जनरली ऐसा करना चाहिए। ऑल इंडिया में इनको SC ST और इस तरीके का जो चल रहा है ना इनका, मतलब जो SC ST OBC और ये जो इनका कैटेगरी वाला डिवीज़न है वो सही है। ठीक है, जो है ठीक है, लोगों को बेनिफिट मिल जाते हैं, वैकेंसियाँ मिल जाती है, ठीक है, इट्स ओके, रिजर्वेशन वाली चीज़ ठीक है। लेकिन इसको आप लोगों को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी ऑल इंडिया लोगों को SC ST के फ़ायदे और जो भी उनके रिजर्वेशन है वो मिलने ही चाहिए, स्टेट जॉब में भी मिलने चाहिए। इससे अब अगर अभी आप कहोगे कि भाई ऐसे तो अगर हमने राजस्थान स्टेट में अगर ऐसा कर दिया कि हमने बाहर वालों को भी उनकी कैटेगरी रिजर्वेशन से वैकेंसियाँ दे दी, तो हमारे राज्य के लोगों को वैकेंसियाँ नहीं मिलेंगी।
मिल पाएंगी। इन लोगों का ऐसा भी सोचना होगा। तो अगर आप अपने स्टेट में ऐसा करोगे, राजस्थान में ऐसा करोगे, बिहार में भी ऐसा लोग करने लगेंगे, झारखंड में, कर्नाटका में, पूरे इंडिया में अगर ऐसा ही होने लग जाए कि वो लोग ऑल इंडिया से SC ST और ये जो रिजर्वेशन का वैकेंसी का क्राइटेरिया है वो लोग स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी अगर ऐसा करेंगे ना लोगों के लिए, तो ऐसे क्या होगा, जब अपने स्टेट में कोई कर देगा तो हर स्टेट में अगर हो जाएगा इस तरीके से पूरे इंडिया में, तो लोगों को पता रहेगा कि हम किसी भी जगह की वैकेंसी ले लें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ले लें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लें, चाहे ऑल इंडिया गवर्नमेंट की ले लें, हमारे को फ़ायदा हर जगह अपनी कैटेगरी का मिल जाएगा। तो ये लोगों के लिए एक समान, एक वन वे डायरेक्टेड हो जाएगा ना। आप लोग इसकी अपना पॉइंट ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है, ये सही पॉइंट है या नहीं, कौन सा पॉइंट। मैं नोटिफिकेशन से पहले इसी पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। ये पॉइंट ये है दोस्तों कि मेरा मानना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हैं इसमें भी इनको ऐसा करना चाहिए, जो रिजर्वेशन स्टेट के लोगों को मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी जो दूसरे स्टेट से वहाँ पहुँच जा रहे हैं वैकेंसियाँ लेने, उसको भी इनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से ही, मतलब उनकी जो कैटेगरी अपने एरिया में है उनको उसी हिसाब से उनको भी वैकेंसियाँ देनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर अपने एरिया में SC में है, ST में है, OBC में, EWS या किसी भी वर्ग में आता है, तो वो अपने एरिया में तो भले ही वो अपनी कैटेगरी से वैकेंसियाँ ले लेगा, लेकिन वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो तब वो वहाँ पर भी उसी कैटेगरी से अपनी वैकेंसियाँ ले सकता है। तो इससे किसी का नुकसान नहीं है। अगर हर स्टेट ऐसा कर देगा पूरे इंडिया में, हर स्टेट, हर UT अगर इस तरीके का कर देगा कि स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी ऑल इंडिया रिजर्वेशन रखेगा ना वो, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब हर स्टेट कर देंगे तो किसी का नुकसान कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो, है ना। लेकिन अगर एक दो स्टेट ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होने के चांसेस है कि फिर स्टेट के लोगों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे को उम्मीद है भाई समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी ऑल इंडिया रिजर्वेशन चलने लगे कैटेगरी कम्युनिटी वाले, तो इससे लोगों का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि अगर 4 स्टेट में हुआ है और बाकी सारे स्टेट में नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि हमारे स्टेट में तो चलो दूसरे स्टेट के लोग भी अपने ऑल इंडिया वाले रिजर्वेशन से वैकेंसी ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कम पड़ जाती हैं, तो वो लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ पूरे इंडिया में हो जाएगा तो लोगों को ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा, और इससे वो लोग स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में भी रिजर्वेशंस के हिसाब से अपनी वैकेंसियाँ ले पाएंगे। ये जनरल हो जाएगा ना लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में भी ऑल इंडिया रिजर्वेशन हो जाए तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप नोटिफिकेशन समझिए। इस वाले रिक्रूटमेंट में अगर आप लोग अदर स्टेट से एलिजिबल हो तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप लोग जनरल से ले सकते हो इस वैकेंसी को। मैं नोटिफिकेशन कवर कर देता हूँ, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना। पूरा वैकेंसी का नोटिस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको RSSB के वेबसाइट पे आना होगा। राजस्थान का SSB का वेबसाइट है ये, जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर जो भी अलग अलग विभाग होंगे उसके लिए आप लोगों की रिक्रूटमेंट कराएंगे। बेसिकली स्टेट रिक्रूटमेंट करवाती है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट, तो उनका SSB का ये वेबसाइट है। जयपुर से इनके नोटिफिकेशन आते हैं। आपको वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा, वहीं से आप नोटिफिकेशन देख पाओगे। मैंने अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक सब वीडियो के नीचे रख दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलिए हम आते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। अभी देखिए फाइनल रिकमेंडेशन और कट ऑफ से जुड़ी हुई NTT 2018 वालों के लिए भी कुछ एक नोटिस आया हुआ है, उसको आप यहाँ से देख लेना। मैं आपके साथ जूनियर इंस्ट्रक्टर का नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, और आपका जो हॉस्टल, जो आप लोगों का हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट राजस्थान स्टेट में वैकेंसी रिक्रूटमेंट चल रहा है 2024 मार्च में, तो उसके लिए इन्होंने सिलेबस रिलीज़ कर दिया, तो सिलेबस अपना देख लेना। ये रिक्रूटमेंट कौन सी है, अभी कुछ दिन पहले ही इनका एक रिक्रूटमेंट आया था आप लोगों का हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हॉस्टल के लिए, तो उसका रिक्रूटमेंट आप लोगों का मैंने कवर नहीं किया था। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसका नोटिफिकेशन देख लेना, इसीलिए मैं काफ़ी कुछ बातें दूसरे वीडियो में भी रख देता हूं, तो इसीलिए उसको भी देख लिया करें। ठीक है, अभी इन्होंने देखिए यहाँ पे अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 वालों का फाइनल रिकमेंडेशन और कट ऑफ जैसी चीज़ें चल रही है, ये 2022 वालों का चल रहा है 24 में। ठीक है, ANM कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 23 मास्टर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख लो, जिन्होंने ANM GNM दिया था। बेसिकली ANM GNM कोर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी अच्छे कोर्स आते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें हैं, उसके लिए भी आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर की सब दी हुई हैं। अभी जो लोग नए हैं वो इस फील्ड में जाने वाले हैं, तो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल, ये ऑल इंडिया लेवल के पोर्टल आप लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, सब फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं से रिसोर्सेज को खरीदने की ज़रूरत है। आप लोग तो ऑनलाइन में भी इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में PDF उठा सकते हैं, फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इन दिनों में भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जाकर बुकें खरीद रहे हैं इन चीज़ों के, तो मुझे नहीं लगता वो सही है।
क्योंकि ये सब तो ऑनलाइन फ्री में हो ही जाती है प्रिपरेशन किसी भी रिक्रूटमेंट की। आप यहीं देख लो, सारे क्वेश्चन पेपर दे दिए, आंसर की दे दी। अब ये ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को वही लोग देख पा रहे होंगे जो देकर आए हैं, मैं भी देख सकता हूँ इसको डाउनलोड पे क्लिक करके, समझ रहे हैं। भले ही मैं एग्जाम देकर नहीं आया, तो इतना अच्छा लोगों को मौका मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी, ये देखिए, ये आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई थी सुपरवाइजर की, सुपरिंटेंडेंट की। इसमें आप देख सकते हैं ये वैकेंसी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी थी। हालांकि ये वैकेंसी अभी अगर आप इसको सबको कंबाइन करो तो ये वैकेंसी भी करीबन आप लोगों की 1000 के करीब है, 1000 प्लस है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट की तो आपको पता ही है, ये तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपने अगर नहीं देखा तो देख लो। एसएसबी ने अभी तक, राजस्थान एसएसबी ने लगभग 6000 से 7000 के करीब अभी तक वैकेंसी निकाल दी है। आज वाले नोटिफिकेशन को भी जोड़ लूँ तो 7000 प्लस आप मान सकते हो। 7000, 7000 लोगों के लिए जॉब स्टेट भर में निकाल दी। और इसमें इन्होंने ऑल इंडिया लोगों को एलिजिबल रखा है। लेकिन कुछ पोस्टों पर इन्होंने सीईटी जो स्टेट में होता है, जो सेकेंडरी लेवल का होता है, वो एग्ज़ाम पास आउट कैंडिडेट मांगे हैं कुछ पोस्टों के लिए। बाकी कुछों के लिए तो इन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि इसमें इस रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर वाला जो नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्टर वाला, इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। इसको जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। 30 पेज का फाइल है, पूरा नोटिफिकेशन कल आ गया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक इस पोस्ट को कहते हैं। जूनियर आप लोगों का इंस्ट्रक्टर पोस्ट है, सीधी भर्ती कह रहे हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह रहे हैं कि नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 के अंदर आता है, जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। और कह रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, जो भी लोग इस पे एलिजिबल है। क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा। 679 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से अगर आप लोग राजस्थान स्टेट के अगर टीएसपी एरिया में हो तो 88 वैकेंसी है उन एरियाओं में, और नॉन टीएसपी में ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है दोस्तों, राजस्थान के ऐसे जो लोग टीएसपी एरिया के हैं वो नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसियाँ ले सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले यहाँ की वैकेंसी नहीं ले सकते, उनको साफ मना होती है, ठीक है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र वाली वैकेंसी नॉन अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग नहीं लेंगे, ये पहले ही बता दिया जाता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर आपका है कंप्यूटर प्रयोगशाला और सुप्रो प्रयोगशाला, ठीक है। और जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल में आई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर इनको अभियांत्रिकी ड्राइव में चाहिए। उसके अलावा इनको जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के अंदर लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है। तो टोटल लगभग आप ये मान सकते हो कि 680 लोगों की वैकेंसी आई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसका इन्होंने बोला है। और आप देखिए इन्होंने कहा है कि जिसकी जिम्मेदारी एवं स्वयं आवेदन करने में सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं भाई सही से फॉर्म भरे, कोई गलती मत करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देखिए लिखा भी है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसकी एक वेबसाइट है आप लोगों की RSMSSB राजस्थान, इस वेबसाइट पे आके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपका इसी वेबसाइट पर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का मेल ID और मोबाइल नंबर की मदद से हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद अब जब फॉर्म भरोगे तब डॉक्यूमेंट, फोटो, साइन अपलोड करना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स को अपलोड करना। और ये सब जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद फीस जो फॉर्म की अगर ली जाती है तो वो जमा करके, फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कैसे आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आधार कार्ड नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से रीड कर लेना। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क मतलब कि OTR, बेसिकली आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो SSB राजस्थान के वेबसाइट पे तो वहाँ पे आप लोगों से 600 रुपये चार्ज होते हैं अगर आप लोग जनरल से हो और दूसरे स्टेट के हो। अगर आप राजस्थान के ही हो और रिजर्वेशन में हो तो 400 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये एक बार ही होता है, मतलब आपको सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन का फीस देना है, उसके बाद फिर कभी नहीं देना होता। राजस्थान के जो अलग के अलावा दूसरे राज्यों से फॉर्म भरेंगे तो उन्होंने कहा है कि आप लोग SC से फॉर्म भर सकते हो। मतलब अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, किसी रिजर्वेशन में हो लेकिन राजस्थान के अलावा दूसरे UT या स्टेट के हो तो आप लोग जनरल से फॉर्म भरोगे, ठीक है। जनरल वाला फीस आपके लिए लगेगा। तो यही इसी पॉइंट के लिए मैं लेकर कह रहा था कि इनको करना ये चाहिए कि ऑल इंडिया में लोगों को वैकेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है इन लोगों को SC ST और OBC रिजर्वेशन जो है ना वो ऑल इंडिया में एक बार में इनको कर देना चाहिए। मतलब क्या ये कि भाई लोग अगर दूसरे स्टेट से भी जाएँ, दूसरे स्टेट के अंदर वैकेंसी लेने, तो वो जनरल से अपने रिजर्वेशन से भी ले सकें।
भले ही वो अपने एरिया में SC ST रिजर्वेशन में है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपके स्टेट में आके भी वो रिजर्वेशन से वैकेंसी ले सके, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ना कि सिर्फ ये एक स्टेट में होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और एक्चुअल में उन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा पूरे इंडिया में मिल पाएगा, सेम उन्हीं की कैटेगरी वाइज। समझ रहे हैं? अब बाकी तो जो गवर्नमेंट है उनकी मर्जी है उनको किस तरीके से करना है। आप इतना समझिए कि अन्य राज्य वाले जनरल से फॉर्म डालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जो आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर इनको चाहिए, जो कि कंप्यूटर प्रयोगशाला में चाहिए, जो कि नॉन TSP एरिया में अगर देखोगे तो टोटल वैकेंसी 164 है, जिसमें से जनरल की आप यहाँ से देख सकते हो। जो जनरल में भी आप देखोगे तो महिलाओं की 12 है, और बाकी जेंडर वाइज अगर पुरुष और बाकी लोगों की देखूँ तो 43 है, विधवा है तो 5 हैं। इस तरीके से SC ST अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख सकते हैं। रिजर्वेशन में आपको बताया था, अगर आप लोग दिव्यांग हो तो आपको अगर कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपकी वैकेंसी यहाँ लिखी है। HI और LD और सबकी वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग अपना अगर स्पोर्ट पर्सन है तब भी आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुसूचित क्षेत्र की यानी TSP एरियाओं की, तो वो लोग अपनी वैकेंसियाँ यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी टोटल कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी है। तो ये आप लोगों को वैकेंसियाँ समझनी होंगी। ये टेबल पूरा यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, इस फाइल को आप देख सकते हैं, वीडियो के नीचे इसको दिया गया है, ठीक है। तो सभी लोग देख लेना। रोजगार योग्यता कौशल के अंदर ये जो इंस्ट्रक्टर चाहिए उसकी वैकेंसी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी यहाँ से रीड कर लेना, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट दिया है वो भी आप रीड कर सकते हो। विशेष सूचना लिखी है उसमें भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक्स सर्विस मैन लोग कौन होते हैं उसके लिए आप यहाँ पॉइंट रीड कर सकते हैं। बेसिकली वो लोग होते हैं जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में गए हैं और फिर वहाँ से काम करने के बाद अब इधर आ रहे हैं इस वैकेंसी को लेने, तो वो लोग एक्स सर्विस मैन होते हैं। स्पोर्ट पर्सन के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। याद रखें स्पोर्ट पर्सन में ये लोग उसको लेते हैं जो लोग इंटरनेशनल प्लेयर पहले बन चुके हैं, उनको पहले लेंगे, फिर नेशनल, फिर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इस तरीके से ये लोग आप लोगों को प्रेफरेंस देकर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस है इनकी, अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुंचेगा इस वैकेंसी को लेने तो पहले उसको मिल जाएगी, ना कि उसको जो कि नेशनल खेल में गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा यहाँ पर लिखा है ये दिव्यांग वो लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं थोड़ा सा। और जो लोग अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट हैं, बेसिकली जो लोग अनुसूचित क्षेत्र में ही रहते हैं राजस्थान में, उनको कहा है कि भाई आप नॉन TSP एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन TSP वाले TSP एरियाओं की वैकेंसी पे फॉर्म नहीं भरते हैं, ये चीज़ पहले से ही है। वेतनमान में आपको बताया तो लेवल 10 का सैलरी है। लेवल 10 मतलब अच्छा खासा सैलरी आपका होगा। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 40,000 50,000 के करीब सैलरी होगा। लेवल 10 में इतना तो आराम से होगा ही, इतना ही करीब होगा, ठीक है। पात्रता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो कैंडिडेट सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी शिक्षा के किसी वही सब 12th पास के अधीन सेकेंडरी, ठीक है, मतलब कह रहे हैं 12th क्लास पास हो कैंडिडेट। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से उसने जो है व्यवसाय में स्नातक, मतलब उसने जो है व्यवसाय में स्नातक मतलब कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस की बैचलर डिग्री हो, या फिर अभियांत्रिकी की या फिर प्रौद्योगिकी की में स्नातक की डिग्री हो। मतलब कैंडिडेट 12th पास हो किसी भी बोर्ड से, ऑल इंडिया में स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी से भी 12th क्लास पास आउट हो। इसके अलावा उसकी बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए जो कि उसकी कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर उसकी प्रौद्योगिकी के अंदर हो डिग्री, या फिर उसकी डिग्री जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर डिग्री होगी बैचलर का, तो वो फॉर्म भर सकता है। सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। और अनुभव, अगर कोई एक्सपीरियंस की बात बताएं तो ये कह रहे हैं आप लोगों से, ये कह रहे हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कह रहे हैं आप लोगों ने किसी भी विश्वविद्यालय बोर्ड से आपने इसके अंदर डिग्री तो ले ली, इसके साथ साथ आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बेसिकली क्या कह रहे हैं, देखिए किसी भी सरकारी विभाग में आपने जाकर इस पोस्ट के ऊपर अगर काम किया है, 1 साल के लिए एक्सपीरियंस लिया है, तो आप लोग एलिजिबल हो, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये तो रहा आप लोगों के कंप्यूटर प्रयोगशाला के इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का। वहीं अगर मैं बात करूँ जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल में, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन अलग रहेगी, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट की क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लेना, आपके लिए आसानी रहेगी। ये पूरा नोटिस दिया है मैंने, आवश्यक नोट आपके लिए लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अन्य योग्यता ये है कि भाई फिजिकली कैंडिडेट फिट है, तो इसका मतलब वो स्वास्थ्य उसका सही है। चरित्र मतलब कि गुड कैरेक्टर हो, अच्छा इंसान हो, इस बात का ध्यान रखें। और राष्ट्रीयता ये है कि वो भारत का नागरिक हो, या फिर अगर वो नेपाल, भूटान
जैसे देशों का भी है, और अगर वो या फिर तिब्बत एरियाओं से इंडिया में आया है, या फिर मान के चलो वो कैंडिडेट मान के चलो जो फॉर्म भर रहा है वो बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश जैसे कि केन्या, पूर्वी अफ्रीका देश केन्या और युगांडा, और इसके अलावा बाकी इन जो लिस्टेड आपके देश हैं, अगर आप इन जगहों से भी आ गए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन यही है कि इंडिया में परमानेंटली अब रहते हो और इंडिया देश की रेसिडेंसी के डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पर इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, नहीं भी है तो इंडिया में रहते हो और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज इन्होंने बताई है आप लोगों को 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को जो लोग 21 प्लस कर रहे हैं और 40 से नीचे हैं वही लोग फॉर्म डालेंगे, इसके अलावा कोई दूसरे एज के लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप राजस्थान के ही SC ST हो तो अपने साल में 5 साल जोड़ लो 40 में, OBC हो तो 3 साल जोड़ लो, ये आप लोगों को मिलेंगे रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये एज में किसको छूट मिलेगी। देखिए मैंने आपको जैसा बताया अभी कि SC ST अगर कोई कैंडिडेट है अति पिछड़ा वर्ग का भी है तो 5 साल उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, डिसेबल्ड है तो उसको 10 साल मिल जाएगा, ये रिलैक्सेशन मिलते हैं। ठीक है, लोगों को रिलैक्सेशन मिलेंगे। सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो उसको भी इन्होंने 5 वर्ष की छूट दी है, मतलब अगर कोई महिला ऐसी है जो दूसरे राज्यों से इस वैकेंसी पे फॉर्म भर रही है तो वो 40 एज नहीं बल्कि 45 एज की होने तक इस वैकेंसी को ले सकती है। तो ये सारा कुछ इन्होंने साफ साफ बताया कि किसको कितना रिलैक्सेशन है, कितना किसको रिजर्वेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट लिखी हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं उसको देख लें। पेंशन इन्होंने बोली है कि इस पोस्ट पर पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। फीस जो आपकी इस फॉर्म पर लगेगी वो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, सिर्फ उसको देना है, उसके अलावा फॉर्म जमा करना है बस। ठीक है, परीक्षा आयोजन, इसमें एक एग्जाम होगा आपका, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मतलब ये एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं है इस रिक्रूटमेंट में, इस रिक्रूटमेंट में OMR शीट पर एग्जाम होगा। एक पिंक कलर का शीट होता है दोस्तों, उसको आपको उस पर सर्कल से ऐसे भरे रहते हैं, उसमें आपको जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर सही लगता है उसको ऐसे डार्क करना होता है और पूरा आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है पूरा पेपर को। ठीक है, वो मशीन से चेक होती है वो शीटें, वो उसको बोलते हैं OMR शीट। ठीक है, तो वो शीट कभी कभार पिंक कलर, ब्लू कलर, किसी भी कलर की हो सकती है, उस शीट पर आपका एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड 1 वीक पहले, 7 दिन पहले एग्जाम से आ जाते हैं। मान के चलो किसी का एग्जाम 15 तारीख को है तो उसको 8 तारीख को ही एडमिट कार्ड मिल जाते हैं, 8 को नहीं मिले तो 10 या 11 को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नियुक्ति की अयोग्यता, अब मान के चलो आप अब इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, उनमें से किसको नहीं मिलेगी वैकेंसी, उसके लिए आप ये सब पॉइंट रीड कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंटों में अगर आ रहे हो तो आपको ये वैकेंसी नहीं मिलेगी, तो ये सारे पॉइंट आप एक बार रीड जरूर करो। फॉर्म कैसे भरेंगे मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTR का 600 रुपये चार्ज होगा जनरल वर्ग से, रिजर्वेशन राजस्थान के लोगों से 400 रुपये, और ये सब करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद सारी कुछ डिटेल डालने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर दो तो फॉर्म का प्रिंट निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रिंट मतलब आपके पास वो डाउनलोड होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड होंगे, क्या फॉर्मेट उसका होगा, कितना साइज़ रखा जाएगा, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम होते ही, एग्ज़ाम होने के 1 वीक के अंदर अंदर ये लोग आंसर की डालते हैं साइट पर, वेबसाइट पर, SSB के वेबसाइट पर। वहाँ से आप लोग क्या करते हैं, आंसर की को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर की में गलत है और आपका सही है तो आप हर क्वेश्चन पर 100 रुपीज़ देकर अपनी आपत्ति को दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन को दे सकते हैं, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ये कंफर्म नहीं है, अगर आप लोग सही होते हैं तभी बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन होगी तो उसमें क्या कुछ करेक्ट कर सकते हैं और कब से कब तक सही कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, 7 दिन का फॉर्म का अंदर करेक्शन करने का समय मिल जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने में मान के चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, तो इन्होंने बताया कैसे फॉर्म भरेंगे, तो वो सारे प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको एक बार रीड कर लेना। ये सारे पॉइंट आपके लिए काम के रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें अब डायरेक्ट थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कौन लोग लगाते हैं, वो लोग लगाते हैं जो EWS वर्ग में आ रहे होते हैं, उन लोगों को लगाने होते हैं, जिससे कि उनको भी रिलैक्सेशन मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके, उनके लिए जो वैकेंसी आई हैं वो उनको ही मिल सके, उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट आपके लिए लिखा है, उसको भी रीड कर लेना। अब बात आती है जो एग्ज़ाम होना है इस रिक्रूटमेंट में। अगर आप लोग कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए इंस्ट्रक्टर पे पोस्ट पे अप्लाई करते हो
तो आप लोगों के लिए एग्जाम में जो बता दूं, आप लोगों का पार्ट 1 में आएगा सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान स्टेट का हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति पूछेंगे, परंपराएं पूछेंगे, विरासत और राजस्थान का हिस्ट्री तो पूछेंगे ही, भूगोल ज्योग्राफी भी पूछेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था पूछेंगे। भाग 2 पार्ट 2 में ये लोग कंप्यूटर लैब आईटी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछेंगे, 80 मार्क्स में ये चीज़ें पूछेंगे। तो टोटल आप लोग देख सकते हो 120 नंबर का पेपर 2 घंटे में आपको करना होगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों में आप लोगों को एक ही सेम इक्वल मार्क्स के आएंगे और उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन में। आपको मिनिमम 40% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, यानी 120 का अगर मैं 40% निकालूं तो 100 का 40 हो जाता है, और 20 का अगर हम निकालें 40% तो वो आपका 8 हो जाता है, यानी कि आप लोगों को करीब करीब 48 प्लस मार्क्स लाने होंगे इसके अंदर, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। हाँ, 48 प्लस मार्क्स लाने वाले लोग इसमें पास माने जाएंगे। इन्होंने कहा है किसी प्रश्न में मान लो किसी ने गलत आंसर कर दिया तो उस प्रश्न में उसका जो है काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों इसमें। सही आंसर करने पर तो 1 नंबर मिल रहा है, गलत करने पर 1/3 0.33 नेगेटिव में जाएगा। सिलेबस देख लो, सामान्य ज्ञान का ये सब आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हैं। ये तो सामान्य ज्ञान का है पूरा, आप देख सकते हैं। ये आप लोगों के ज्योग्राफी का सिलेबस है, और ये प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस है, और राजनीतिक का भी सिलेबस यही है, ठीक है। इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर लैब का सिलेबस आपका ये लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल पे अप्लाई कर रहा है तो उसका सिलेबस अलग होगा, जो कि अब आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने सिलेबस को देख सकते हैं। ये पूरा इन्होंने सिलेबस दिया है। जूनियर इंस्ट्रक्टर अगर किसी को अभियांत्रिकी ड्राइंग के अंदर उसको लेना है तो उसके लिए उसका सिलेबस अलग है, उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो सभी का सिलेबस आपने देख लिया है, ये पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। अभी हमने सिलेबस तक की तो बात कर ली है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। देखिए सिलेबस आपका यहाँ तक रहेगा 16 पॉइंट तक। इसके बाद अब बात ये आती है कि आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न में कितने ऑप्शन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन होंगे। आपका लास्ट ऑप्शन ई वाला जो होगा वो इसके लिए होगा, मान के चलो किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन का आंसर छोड़ना है तो लास्ट ई ऑप्शन को डार्क करके आएगा, सर्कल भर के आएगा ई ऑप्शन वाले का, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता लग सके, जिसको शीट चेक करनी है, जिसको मतलब जो मशीन है बेसिकली उसको ये इंस्ट्रक्शन है, मशीन में ऐसा सेट है कि ई ऑप्शन इसके लिए है कि क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए कह दूंगा कि आप लोगों को कि आप लोग ई ऑप्शन करके आए डार्क, जिस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। बाकी ए से लेकर डी तक आपके क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, और लास्ट ऑप्शन आपका उस चीज़ का होगा कि इस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, उसका मतलब यह है कि उसने ई ऑप्शन को डार्क कर दिया है। इस तरीके से करना होगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं कर रहा है डार्क, सारे ही ऑप्शन छोड़ दे रहा है, ई ऑप्शन को भी डार्क नहीं कर रहा है, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग फिर भी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो उसमें आप लोग ई ऑप्शन को डार्क करना, और इस ई ऑप्शन को डार्क करने के लिए आप लोगों को 10 मिनट दी जाती है। ऐसा मत करना कि एग्जाम वाले समय में ही इस ऑप्शन को डार्क करने बैठ गए। इस ऑप्शन को तब डार्क करना है जब ये 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी या 10 मिनट फालतू मिलेंगी एग्जाम टाइम से अलग, इसके अंदर आप लोगों को इस ऑप्शन को डार्क करना है, बाकी के दिए गए समय में अपने एग्जाम को करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो आपने यहाँ से समझ लिया है। ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं अगर कैंडिडेट 12th पास है, डिग्री उसके पास बैचलर की है, कंप्यूटर साइंस में है, या फिर जिस पोस्ट पर वो अप्लाई कर रहा है, जिस फील्ड में उसके पास उस फील्ड की डिग्री है, प्लस वो 12th पास है पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो वो फॉर्म भर सकता है। इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। इंडिया का सिटीजन भी नहीं है अगर वो, और अगर वो दूसरे देशों से इंडिया में आया है तब भी वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये इसमें कंडीशन है। मैंने आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम की डेट तो अभी नहीं आई है, आ जाएगी जल्द ही। आपका इसमें मान सकते हो आप लोग एग्जाम इसमें जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। आपको मैंने फॉर्म की डेट बता दी है, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म समय से भर लेना सभी लोग, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, इसमें किसी को ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना, कहीं जाना नहीं है, अपने डिवाइस से ही फॉर्म भरना होगा, इतना थोड़ा लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ है, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ है। एक बार मैं आप लोगों को डेट दोबारा दिखा देता हूँ, ये वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेना।
देखो भाई, ये आपका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर अभी लग गया है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों का ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए सारी चीज़ें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्म कब चालू हो रहा है, तो इसका फॉर्म जो है आज से ही चालू हो गया। ये 7 मार्च से चालू हो चुका है इसका फॉर्म। और 5 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होना है, यानी कि 7 मार्च से फॉर्म चालू हो गया, यानी आज से ही इसमें ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है। और ये 5 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होगा, यानी आपके पास आज से अगर आप देखते हैं तो पूरा 1 मंथ, 30 दिन का समय है आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ठीक है। तो भर लेना, अगर ना भर पाओ तो बता देना, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से फॉर्म भर लेना। मैंने फॉर्म भरने का भी प्रोसेस आपको वैसे बता ही दिया है, ओरली कैसे होगा। और इसके अलावा सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सैलरी बता दी। लेवल 10 मतलब 50,000 के करीब होगी, 40,000 तो प्लस होगी, 40,000 प्लस तो कन्फर्म्ड है। अब 50 प्लस है कि नहीं वो आप लोग अपने स्टेट राजस्थान की सैलरी जाकर रीड कर सकते हो। एक इनका अलग से लिस्ट होता है दोस्तों, जिसमें लिखा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी विभागों में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी एक ही लिस्ट में डाली होती है। तो उस लिस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में जितने भी लोग अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं उनका सैलरी क्या है, उसके लिए एक अलग से फाइल है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर दिया है, एक एक चीज़ डिस्कस करिए, फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का प्रोसेस। फिर भी कोई डाउट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपसे कहूँगा इस जानकारी को ना कि सिर्फ अपने तक रखें, पूरे विश्व भर में फैला दें कि लोग समय से अप्लाई कर दें। ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल रहेंगे सब लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोग स्टेट राजस्थान के ही रहने वाले हो तो जन आधार से आप लोग जा सकते हो फॉर्म भरने। अगर आप लोग अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो आप इस गूगल पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरोगे, ठीक है भाई। इस तरीके से फॉर्म भरना है। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है, कोई डाउट हो फिर वही कहूँगा बता ज़रूर देना, ठीक है। चलिए यही था आप लोगों के लिए इस वीडियो में, मिल रहा हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।